अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा मनी। ब्लॉकनामा की सबसे पहले एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं संकी और मैं हूं दानिश। जो मकसद इस शो का वो ये है कि एक वाइडर इकोसिस्टम बनाना पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल यही उम्मीद रखते हैं कि कौमी सतह पे ये गुफ्तगू ब्लॉकचेन के बारे में जारी रहेगी। ब्लॉकचेन इंटरनेशनल एड में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है और उसके यूज़ केसेस काफ़ी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल एड से मेरा मतलब है जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IMF या वर्ल्ड बैंक, वो जब किसी मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्क को एड देता है अपने कुछ शराइत रखता है, उन पे अमल करना लाजमी होता है। बिल्कुल। हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता और वो जो पैसा आता है जो एड पता चलता कहाँ गया। बिल्कुल। और अभी जो सैलाब आए हैं मुल्क में, अफसोसनाक तरीन पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा हादसा, और जिस तरह से उसने तबाही फैलाई है और उसकी जो रिकवरी अब जो रहेगी उस पर काम करने की, उसमें तो मेरे ख्याल से सालों लग जाएंगे, 8-10 साल लग जाएंगे उसमें इतना। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि सालों से ये सैलाब आते जा रहे हैं और लोगों को पता है कि भाई, इवन लोगों को ये भी पता होता है कि कहाँ से आएगा, क्या होगा, कितना पानी होगा वगैरह वगैरह, लेकिन या तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं होती या लोग जो है ना अपनी ज़िद में वो समझते हैं कि भाई हमने जो है अगर एक्सेस दे दिया किसी इदारे को कि भाई आप फलानी जगह एक बंद खड़ा कर दें व्हाटएवर, तो जैसे हमारी ज़मीन चली आएगी। इस तरह के मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से, और वो मेरे ख्याल से जो मैंने देखा कि पूरा साल एक फ्लड आता है, पूरा साल वही मसले मसाइल में लगता है कि अब अगली बार के लिए ऐसा करना है कि कुछ भी नहीं होगा, और उससे बुरा हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और वो अपना जो है बजट में, वर्ल्ड बैंक जब एड का जो उनका बजट है तकरीबन 60% अपना बजट वैलिडेशन में खर्च करते हैं, जहाँ पर वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो हमारा जो पैसा जा रहा है एड के सही जगह जा रहा है, किसी की जेब में जा रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो अब इस चीज़ ब्लॉकचेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो हमने पहले ही जिक्र किया कि वो अच्छी तरीके से काउंटर करता है और एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। तो मिसाल के तौर पे ये जो 350 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देने का वादा किया है और सैलाब के मुतासिरीन को पहुंचाने का, तो वो अब वो पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के वो ऐसी दीगर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे वो ट्रैक कर सकें। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी हमें सिर्फ वर्ल्ड बैंक से $350 मिलियन नहीं मिल रहा है, बल्कि ओवरऑल इंटरनेशनल इदारे जो हैं हमें $1 बिलियन से ऊपर के अभी तक प्लेज कर चुके हैं हमें देने के लिए। और मसला ये है, इसको हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं अगर अपने 5,000 भी दे रहा हूँ, 10,000 भी दे रहा हूँ, तो वो जो गरीब मुझे टीवी पे नज़र आ रहा है, वो जिसका जो है घर बह गया या जिसके जो है मवेशी मर गए, जिसकी फसलें तबाह हो गई हैं, उस तक ये जाएगा या ये किसी और को ये पैसे एंटरटेन करेंगे। इस मसले को ब्लॉकचेन किस तरह हल करेगी, इस ट्रांसपेरेंसी को, उस पर हमारे पास जो है कुछ केस स्टडीज़ हैं। जो अब ये जर्मनी की जो जिसकी हम जिक्र रहे हैं KfW, उन्होंने ट्रू बजट के जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है बुर्किना फासो जैसे अफ्रीकन मुल्क में, जॉर्जिया में, ब्राज़ील में, इथियोपिया में इनका अमल किया है। और व्यूअर्स जो हैं उनकी जो रिसर्च और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे और यूट्यूब पे, और वो देख सकते हैं कि उन इलाकों में किस तरह से ब्लॉकचेन ने ऑलरेडी काम शुरू हो गया इसके ऊपर। हाँ, ये एक जर्मनी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एड का, यूरोप में सबसे बड़ी इमदाद उनकी तरफ से जाती है। और ये जो हम जिस केस की बात कर रहे हैं, इसको व्यूअर्स जो हैं गूगल पे ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। ट्रू बजट नाम है इसका, TRU बजट, BUDGET, इसका सर्च किया जाता है। एक और मैं तुमसे सवाल इधर ये करना चाहूँगा, और ये बात सबको ही पता है कि इमदाद जो आती है तो खाने के सूरत में आती है जो आवाम तक पहुँचती है, या कपड़ों की सूरत में। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उन इलाकों में उन मुतासरीन को, वो कैश की होती है। कैश उनको कोई नहीं दे रहा होता, ये बाकी सब चीज़ें दे रहे होते हैं। तो अगर किसी भी जिनके नेक इरादे हैं, जो वाकई में मदद करना चाहते हैं और उनको वो चाहते हैं कि कैश उन तक पहुंच जाए, सबसे ज़्यादा करप्शन भी उधर ही होगी। तो ऑक्सफैम एक ब्रिटिश फाउंडेशन है, उन्होंने एक और ब्लॉकचेन को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया और कैश के तौर पे पहुंचाने की कोशिश करी। वनाटू जैसे आइलैंड में, ये वो आइलैंड है जो तकरीबन साल में 10 महीने जो है वो कुदरती आफतों का शिकार रहता है। सैम्पो और कंसेंसस सॉल्यूशंस के साथ मिलकर, बल्कि उसका नाम है
प्रोजेक्ट अनब्लॉक कैश, ये मई 2019 में स्टार्ट हुआ था और इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि भाई वो जो दानिश बात कर रहे थे कि भाई लोगों तक कैश नहीं पहुंच पाता उनको, और आप बोलेंगे भाई डिज़ास्टर में है वो, उनको मदद तो मिल रही है ना, लेकिन अगर वो किसी टेम्परेली किसी ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें खुद खरीदो फरोख्त करनी है, तो लोग तो शायद उनको समझेंगे कि वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे हम वो होता है ना कोई डिज़ास्टर आता है, लोग जो हैं फेक वो माली इमदाद के लिए पहुंच जाते हैं कि हम भी वहीं से आए हैं, जबकि वो होते यहीं के मकामी है, लेकिन वो कहते हैं भाई हम जहाँ भी जिस भी जगह डिज़ास्टर आए हम वहाँ से आए। तो ऐसा अभी भी कराची में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को जो है ना फूल प्रूफ करने के लिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक इमदाद पहुँचे। तो ये वनाटू एक आइलैंड है, उसको लेके इन्होंने इनिशियली ये पूरा प्रोजेक्ट अनब्लॉक कैश पे काम शुरू किया था। बिल्कुल, और उसका कैश एंड वाउचर असिस्टेंट या एड कहेंगे उसको, तो वो वाउचर के तौर पे लोगों तक कैश पहुंचा रहे थे। उन्होंने किया ये कि एक तो लोगों को उनके स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करवाई, और जो टीम थी ऑक्सफैम की वहाँ पर उस इलाके में, वो मेक श्योर कर रही थी कि वो जो ऐप में जो बैलेंस है वो कैश के तौर पे उन्हीं के पास हो। और इवन दुकानदारों को उन्होंने रजिस्टर करवाया, दुकानदार रिसीवर बन गए, हाँ, ताकि वो जाएं तो वो जैसे एप्पल पे इसकी तरह फोन से पे कर दें। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन जाहिर सी बात है मुश्किल है, एक इनिशिएटिव होगा वो तभी पूरी होती है, लेकिन ये कई कामयाब मिसाल है कि कैश के तौर पे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और क्योंकि वाउचर था तो जिस बंदे को मिला है सिर्फ वही उसको अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई इसका फ़ायदा गलत जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकता उस चीज़ का। और हम अक्सर जिक्र करते हैं कि ब्लॉकचेन इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, इनकी एप्लीकेशन है, लेकिन ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी ही है, उस पर कामयाब तरीके से उस पर अमल करना ये हम सब का काम है। वो एक सहूलत दे रहा है, वो हर चीज़ का जादू छड़ी नहीं है कि वो हर चीज़ पे जो है ना वो सारे मसले हल कर देगा। तो ये जो प्रोजेक्ट अनलॉक कैश है, ये काफ़ी इसकी मिसाल काफ़ी दी जाती है। व्यूअर्स इसको भी सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी जान सकते हैं प्रोजेक्ट अनलॉक कैश के नाम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि भाई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे हम इसके पीछे कोई इदारा तो खड़ा नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ये जितने बड़े बड़े हमने नाम लिए हैं ये इंटरनेशनली ट्रस्टेड, हर जगह से ऑडिटेड ये इदारे हैं और ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल से यहाँ जो चीज़ रोक रही है वो या तो ऐसे लोग नहीं हैं टेक्नोलॉजी में यहाँ की गवर्नमेंट के अंदर जो कि इस टेक्नोलॉजी को समझें और उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। दूसरी चीज़ ये कि इन केस स्टडीज़ को नहीं पढ़ा हुआ लोगों ने, लोग सुनी सुनाई पे कि भाई इसमें तो चोरी चकारी होती है, इसमें जो है ना ये डार्क वेब पे यूज़ होता है, तो ये इसको हम यूज़ नहीं करेंगे या ये हराम है वगैरह वगैरह। तो जब ये इंटरनेशनल इदारे इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ रोक रही है, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को क्या चीज़ रोक रही है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो, और जैसे भी हम हालात चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त एट एनी लेवल वो ट्रस्ट का ही है। बिल्कुल ट्रस्ट का ही है। लोगों का आपस में भी ट्रस्ट खत्म हो गया भरोसा नहीं है, इदारों पे भी खत्म हो गया है, और एक जो है ना एक एंग्जाइटी है लोगों में। और फ्लड की सबसे बड़ी जो मुझे मुसीबत लगती है वो ये कि जो लोग खुद सामान लेके पहुंचाने जा रहे हैं वो कैसे जाएं, हर तरफ तो पानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो जैसे तुम कह रहे हो ये बहुत बड़े नाम है, ये जो हम KfW की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जर्मन एजेंसी है जो काम करती है, और उन्होंने ये ट्रू बजट जैसे हम पहले जिक्र किया ये ओपन सोर्स कर दी है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो रेप्लिका है या इसके जो अमल पाकिस्तान के इसमें सलाम मुतासिन तक पहुंचाया जा सकता है, गिवन के इसको रोकने वाले ना हो। ठीक है, अगर हम वाकई अगर चाहते हैं वाकई में कि ये इलाके आगे बढ़ें और जल्दी से रिकवरी हो उन इलाकों की, तो ऐसे इनिशिएटिव्स को हैं हमारे पास, उनका सिर्फ एक रोल मॉडल के तौर पे लेकर सिर्फ इधर इम्प्लीमेंट करने। और एक और चीज़ ये कि ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जिस कोडिंग से
ये पूरा इनका सिस्टम बना है वो उन्होंने ओपन कर दिया, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कॉपी इम्प्लीमेंट करें, वो आप कोई कॉपीराइट्स नहीं उसके ऊपर, और आप जो है ना उस चीज़ को ये हाँ यही बिल्कुल ओपन सोर्स यही है कि सबके लिए खुला है, वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, एक प्राइवेट या किसी का सॉफ्टवेयर नहीं है, सबके लिए खुला है, जो इस चीज़ को समझते हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था हमारा ब्लॉकचेन का पाकिस्तान में स्टेटस, और उसके ऊपर एक बहुत ही मुख्तसर सा तबसरा। ये गुफ्तगू बहुत लंबी है और ये आने वाले प्रोग्राम्स में चलती रहेगी। अभी हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, और हमारे तबसरे में ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, और इसी हवाले से उन गेस्ट के साथ हम ब्लॉकचेन, उसके यूज़ केसेस, वो लोग ब्लॉकचेन पे क्या काम कर रहे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आज से तकरीबन 10 साल पहले चंद लाख डॉलर्स की इंडस्ट्री अब खरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री की तेज़ी से बढ़ती हुई तरक्की को देखकर ख्याल आता है कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री पर क्या काम हो रहा है और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है। इसी बात को जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान आए हुए हैं, अली और यासिर। अली जो कि CEO हैं आइडिया फ्यूजन के, और यासिर जो CTO हैं इस कंपनी के। इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और ये पाकिस्तान की उन चंद कंपनीज़ में से है जो ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली और यासिर, थोड़ा सा तारुफ करवाइए अपना और आपकी कंपनी का, किस तरह से आप इस तरफ इस इंडस्ट्री पे आपका रुझान हुआ और कैसे आपने चैलेंजेस को सामना करके अपनी तरक्की करी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वी एक्चुअली स्टार्टेड बैक इन 2013, जो कि इनिशियली हमने चूँकि उस ज़माने में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रुझान था, सो इनिशियली आवर स्ट्रेंथ वाज देयर। We developed multiple apps and uploaded it over Play Stores, App Stores. उसके बाद विंडोज़ फ़ोन का उस ज़माने बिल्कुल नया विंडोज़ फ़ोन लॉन्च हुआ था, सो वी एक्चुअली ट्राई टू कैप्चर दैट मार्केट इनिशियली। 2016 में वी मूव कम्प्लीटली टूवर्ड्स ब्लॉकचेन, जबकि मतलब कह लें कि इतनी कम्युनिटी भी बिल्ड नहीं हुई थी, इट वाज इन इट्स इन्फेंसी फेज़। तो इस लिहाज से हमें इनिशियली मतलब कह लो कि उसमें ग्रो करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ lesser documentation, but alhamdulillah things got better with time. Industry adoption बढ़ी, use cases increase हुए, एक totally new paradigm open हुआ, so we became one of the few pioneers in Pakistan. किस टूल सेट पे आपका ध्यान रहता है इसमें ब्लॉकचेन में काम करते हुए? टूल सेट से अब अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्नोलॉजी इस तरह से इवॉल्व हो रही है तेज़ी से, तो पहले से मतलब जब 2015-16 में जो टेक्नोलॉजी या जो टूल सेट थे वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते गए। इसके अलावा लोगों ने मतलब डिफरेंट तरीके से जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रहे थे वो सॉल्व करते गए। तो अभी मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही ओवरऑल जो पहले स्टार्ट था और अभी जो है काइंड ऑफ काफ़ी चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरह की लैंग्वेजेस पे काम होता है अगर इसके लिए, तो पहले ज़्यादा इथीरियम की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट होती है उस पर सॉलिडिटी का ज़्यादा रोल रहा है। उसमें ज़्यादा अगर उसकी बेस बनाने के लिए ये है कि जावास्क्रिप्ट वगैरह की अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत इजीली लोग एडजस्ट हो जाते हैं। फिर अब पिछले 1-2 सालों से जो लैंग्वेज जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो रस्ट लैंग्वेज है, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और ये इनके कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा हो रही है। अच्छा ये बताएं, आपको इंस्पायर किस 3-4 साल का था? मेरे एक चचा हैं, वो PCSIR में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो आई ग्रू अप विद कंसोल्स। तो सब कुछ खेलते खेलते जब काउंटर स्ट्राइक मैंने खेलना शुरू किया 2003 में, तो मेटावर्स NFT मुझे इसलिए जल्दी समझ आ गया, मेरा रुझान इस तरफ इसलिए हुआ कि इस टीम पे भी ट्रेडिंग होती है, सही है, डोटा के आइटम्स की ट्रेडिंग होती है एटसेट्रा, वही सेम चीज़ें जो है ट्रेडिंग की एक मार्केट प्लेस है। यहाँ तो बस फ़र्क ये है ना कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वो सेंट्रलाइज्ड है एटसेट्रा। तो मैंने कहा भाई ये इसी की एक जो है ना, इसी की एक एवोल्यूशन है। तो आप लोग क्या शुरू से ही टेकी बच्चे थे या किस चीज़ ने आपको इसमें इतना पैशनेट कर दिया कि आप इतना इतना एग्रेसिवली इसमें काम कर रहे हैं? जो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें ज़्यादा जो इसमें ज़्यादा लगता था, इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिसको देख के हमें मतलब बड़ा फीलिंग्स होता था कि यार कि इस तरह के जो Web3 के सॉल्यूशंस बन रहे होते थे। याद है जब 2016-17 में हम थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूज़ केस था कि इसको सॉल्व करने के लिए कि नॉर्मली जो घरों में ये जो आज रेंट
रेंट पे जो लोग रहते हैं, या रेंट अ बाइक है, रेंट अ कार है, तो उन्होंने उसमें लॉकिंग सिस्टम ऐसा बना दिया कि Web3 का सोल्यूशन है, आपने पहले प्री लोड कर लिया और उसके बाद जैसे ही एंड हुआ वो वहीं पे गाड़ी या घर लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब इस तरह के सॉल्यूशंस जो थे ना, जो विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी के जो आ रहे थे, तो उस चीज़ ने हमें ज़्यादा अपील ये किया। आप बहुत मज़े की बात कर रहे हैं। ये कनेक्ट होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी, जिसकी डिवाइसेस हैं, उसी पे बात करेंगे। अब ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रही है, जिसकी तरफ सबका ध्यान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें शामिल है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, तो पाकिस्तान में रहते रहते आई एम क्वाइट श्योर कि आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे इसकी डेवलपमेंट की तरफ, आपको सेटबैक्स भी मिले होंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहते रहते एज अ कंपनी जो ब्लॉकचेन में फोकस कर रही है, क्या चैलेंजेस आगे देखते हैं आप? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं आपको बताऊं वो है कि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मतलब कह लो मेजरली ओवरऑल कंप्लीट पूरी आईटी इंडस्ट्री ही फेस कर रही है। कि मतलब इवन आफ्टर 16 years of professional education we are not able to produce a talent which is what you must say, capable of being put in front of the world to actually present things confidently. तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये कहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स बीइंग, एंड अफसोस की बात ये है कि बीइंग ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक कंट्री, जहाँ पर विच इज़ देयर टू एक्चुअली प्रोवाइड अ ह्यूमन रिसोर्स टू द वर्ल्ड ऑपरेशंस, राइट। तो उसमें मतलब कहते हो अगर रहते हुए हमें ये वाले चेंजेस फेस हो रहे हैं, तो ये एक अलमिया है एंड वी नीड टू टेक इट रियली सीरियसली एंड वर्क ऑन इट टू एक्चुअली प्रोड्यूस पीपल हु आर कैपेबल इनफ इन एनी ऑफ द स्किल। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि ये माना जाता है ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तो फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो जॉब्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, वो सबके लिए खुला है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो आने वाले प्रोफेशनल्स अपनी नेसेसरी स्किल्स हासिल कर लेते हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करने के लिए बाकी दुनिया से क्या रास्ता लेना चाहिए? या अगर जो एक और मैं इस पर बात जोड़ देता हूँ, या जो बिगिनर्स हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप उनको कि वो किस तरह इसमें आगे बढ़ें, वो किस तरह जो है ना ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोर्सेज हो ना हो कि वो 1 साल नहीं 2 साल नहीं लेकिन 5 साल में वो केपेबल हो जाएं कि वो डेवलपमेंट कर सकें, Web3 NFT सब पे काम कर सकें। जहाँ तक जैसे मैं पहले वाले सवाल का हिस्से का जवाब दूँ कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो आई थिंक इट विल बी द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें जो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया से इंटरेक्ट करना है। बिकॉज फ्रीलांसिंग में यू आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड, वट एवर प्रोजेक्ट इज कमिंग इन द मार्केट, एवरीबडी इज स्ट्राइविंग टू गो फॉर इट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट इट, एवरीबडी विल हैव डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स टू प्रेजेंट देयर व्हाट दे हैव डन। तो एक मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारी मिसिंग है वो इनिशियल ट्रेनिंग टू बी अ फ्रीलांसर एज वेल, वो एक मिसिंग पार्ट है विच शुड बी देयर बिफोर एक्चुअली प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स एज अ बिगेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम उस बेस को बिल्ड कर सकें कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद एवरीबडी शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ फ्रीलांसर एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान टू द वर्ल्ड, so that the country's reputation don't go down by actually delivering low quality stuff. So it is really important कि हम इस missing part को जल्दी टेक अप करें। दूसरा क्वेश्चन है ना कि जो बिगनर्स हैं उसमें ना थोड़ा सा मतलब मैं ये एडवाइस करूँगा कि देखें इस टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ना डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो वो बहुत वास्ट हो चुकी है, तो उनको, और इस टाइम फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो मेरा ख्याल है कि मतलब उनको अगर फोकस करना चाहिए कि लेट्स सपोज किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब एक कोई चूज़ करें जो उनके से बहुत रेलिवेंट हो, जिस पे उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी में काम किया हो, कुछ उस तरह काम किया हो, और सिर्फ उसी को फोकस करें बजाय कि उसके बिल्कुल ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ ले, क्योंकि ये काइंड ऑफ बज़वर्ड है। और आप जब फ्रीलांस पे जाते हैं तो आपको अगर एक साइड पे लेट्स सपोज अगर एक साइड पे NFT डेवलपमेंट का एक उनकी लर्निंग स्किल है और दूसरी साइड पे आपको किसी और तरह का यूज़ केस मिल रहा है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ उसके ऊपर कि भाई जिसकी आपने लर्निंग की है, जिसकी आपने थोड़ा सा टेक्निकल स्किल जो यूट्यूब से देखे हैं या उसके अपने डॉक्यूमेंटेशन से देखें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में और ये NFT मेटावर्स में किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम करते रहे हैं, काम कर रहे हैं, और क्या आपके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, क्या लोकल कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं या क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? मल्टीपल वर्टिकल्स में काम किया सिंस 2016, started with supply chain automation
जब मतलब Hyperledger initially launched हुआ, so we actually jumped into that to actually solve the use case of supply chain automation through blockchain. उसमें US में हमने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए. उसके बाद हेल्थ केयर वॉज आवर कोर स्ट्रेंथ एट दैट टाइम, जिसमें मतलब कह लें कि बिल्कुल नया NFT का कॉन्सेप्ट आया था. तो वी एक्चुअली डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन ओवर ब्लॉकचेन टू बी शेयर्ड अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ मेडिकल सप्लाई चेन जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज का प्रोसेस. उसके थ्रू मैंने इवन उनके डाउस भी बने हुए देखे हैं, हॉस्पिटल्स के भी डाउस बने. एब्सोल्युटली. तो दैट वी वर्कड ऑन दैट हेवीली. उसके बाद वी रिसेंटली मूव टूवर्ड्स ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग, जिसमें मतलब हमने VR बेस्ड अनरियल इंजन पर गेम्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें NFT कंजम्पशन एंड रीसेलिंग ऑफ दोज एसेट्स दैट आर बिल्ड विद इन द गेम. ठीक है, अ गेम विद एन इकोनॉमी. तो मतलब कह लो उसमें हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है एंड वुड बी गोइंग लाइव इंशाल्लाह इन अबाउट 2 months. So that's kind of our vision for the next 2 years, to actually completely taking over the metaverse space and also jumping into the real estate. क्योंकि मतलब बिल्कुल. So real estate is also a great use case that we are working on at the moment and for the past times as well. जिसमें मतलब कह लो कि NFT based mapping of different real estate assets and ensuring that we have all the regulatory things covered within it. तो वो मतलब all over the world they are being deployed and utilized as a complete utility for the transfer of ownership of the property. कि कोई लोकल क्लाइंट्स भी रहे हैं पाकिस्तान में? We have been trying to work it out कि मतलब हमारा local adoption बढ़े, because that's kind of a easy market to go to. International तो of course there is a lot of competition, लेकिन अभी currently we are facing challenges with the adoption of the technology because already मतलब कह लो बहुत इतने मतलब strong processes implement होते हैं and people are not seeing cost benefit and thing in this. In order to move towards moving their process completely towards blockchain. So but we are constantly trying to actually give awareness and build their interest into getting into Web 3.0, because if we don't move towards this we would become obsolete in about 2 to 3 years time. So that's really important and every big organization is thinking towards it. as बस इट्स अबाउट टाइम कि वो कब इसको परस्यू करना चाहते हैं. हाँ, मेरे ख्याल से भी P2E गेमिंग जो है, प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट जो है, वो आई थिंक वो फ्यूचर है और वो फ्यूचर आ चुका है. क्योंकि नाज़रीन को अगर पता हो और आपको तो पता ही होगा, Axie Infinity गेम जो है उसने जिस तरह से बूम लिया कि वो पहले क्या था, चंद डॉलर्स के उनके टोकन मिलते थे, वो हज़ारों लाख डॉलर, वो एक $multi-million वो इंडस्ट्री बन गई है. और उससे ये भी पता चलता है कि किस तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जो यंग जनरेशन है वो किसी न किसी तरह अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो किसी न किसी तरह अर्न करना चाहते हैं. और इस टीम पे ट्रेडिंग करने के लिए जो मेरे दोस्त CS खेलने वाले, डोटा खेलने वाले हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि इस टीम ट्रेडिंग में इन्वेंट्री को बेचना, फिर वो पैसे निकालना, $100 की आप चीज़ बेचते हो, आते आते $40 बन जाता है और आप बोलते हैं मेरे सारे पैसे कहाँ बचाएगा. अच्छा, इस पर हम जितने भी एपिसोड्स करेंगे, अभी जो हमने एपिसोड किए, इसका टेक अवे ये है कि ब्लॉकचेन एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसकी कहीं डिग्री नहीं है, इसको कहीं सही से आवर्स के साथ अभी पढ़ाया नहीं जा रहा. तो जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, हम लोग ये पर्सनल इंटरेस्ट से और पर्सनल जो है ना, रातों को जाग के खुद ही पढ़ के, खुद ही रिसोर्सेज, वो किसी का इन्होंने वेट नहीं किया कि कोई आता और इनको सिखाता. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, ये बाहर भी जा सकते थे लेकिन यहीं रह के इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं. तो ये हमारा एक एसेट है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में. ब्लॉकनामा की तमाम अपडेट से इन टच रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइब करें. जो व्यूअर्स अभी भी हमें देख रहे हैं एंड तक, आप लोगों के लिए टिप है. क्रिप्टो की दुनिया, ब्लॉकचेन की दुनिया में अक्सर एक प्रोजेक्ट की कामयाबी उसके कॉइन मार्केट कैप से देखी जाती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखी जाती है. लेकिन टिप ये है कि कैप के अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि उस प्रोजेक्ट की टीम, क्या वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, क्या उन सब की लिंक्डइन की प्रोफाइल्स हैं, क्या वो किसी की तस्वीर वाज़ेह नहीं है. उसके अलावा उनके बिजनेस मॉडल देखें, उनका फ्यूचर देखें, उनका रोड मैप सही से पढ़ें और देखें वो फ्यूचर या मुस्तकबिल में वो क्या हासिल करना चाहते हैं. कैप और मार्केट कैप सिर्फ वक्ती दिखाता है फ़िलहाल, मुस्तकबिल में वो हमेशा बदलता रहता है. प्रोग्राम कब ख़त्म होता है
ये थी ब्लॉकनामा की सबसे पहली एपिसोड, जिसमें आपने हमारा इंट्रोडक्शन देखा, शो का इंट्रोडक्शन आपको पता चला, और जो हमने केस स्टडीज़ डिस्कस किए हैं, इस सब के बारे में हमें अपनी राय से आगाह करें। ट्विटर पर, फेसबुक पर हमारे साथ कनेक्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉकनामा। सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।